2026 की शुरुआत तक न्यूरलिंक ने क्या-क्या हासिल किया है, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। आइए इस गहरे विश्लेषण में सीधे इन्हीं सब पर बात करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक साइफाई जैसा लगने वाला आइडिया आज एक वास्तविकता में बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले अपने इस सफर के पड़ाव देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इनपुट आउटपुट बॉटलनेक को समझने से। उसके बाद N1 और R1 नेक्सस का हार्डवेयर देखेंगे। फिर हम बात करेंगे उन पहले इंसानों की जिन्हें न्यूरोनॉट्स कहा जा रहा है और उनके नतीजों की। उसके बाद ब्लाइंड साइट और स्पीच, फिर एथिक्स और कंपेटिटर्स, और आखिर में न्यूरलिंक के मास प्रोडक्शन के प्लान्स पर चर्चा करेंगे। पहला हिस्सा, द इनपुट आउटपुट बॉटलनेक। अगर हमें समझना है कि न्यूरलिंक ने बाहर से पहने जाने वाले वेरिएबल्स पर काम क्यों नहीं किया, तो पहले उस फिलॉसफिकल प्रॉब्लम को देखना होगा जिसने इस पूरे आइडिया और $100 मिलियन की शुरुआती फंडिंग को जन्म दिया। असल में दिक्कत क्या है? हमारे आसपास इतना डाटा है, हमारी आंखें, कान सब कुछ तुरंत प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन जब हमें वही जानकारी बाहर निकालनी होती है, मतलब फिजिकल आउटपुट देना होता है, तो स्पीड एकदम गिर जाती है। इसी अंतर को इनपुट आउटपुट बॉटलनेक कहते हैं। अब सोच कर देखिए, हमारे बोलने या हाथ से टाइप करने की स्पीड कितनी है? सिर्फ 10 से 100 बिट्स पर सेकंड तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार के सामने ये दर बिल्कुल ना के बराबर है। एआई के साथ कदम मिलाने के लिए हमें इस स्पीड को तोड़ना ही होगा, और यहीं से एक डायरेक्ट ब्रेन इंटरफेस की जरूरत महसूस होती है। दूसरे हिस्से पर आते हैं, दी N1 और R1 नेक्सस। यहाँ हम देखेंगे कि इस स्लो स्पीड का सोल्यूशन आखिर है क्या, और ये हाई बैंडविड्थ इंटरफेस काम कैसे करता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले जो ट्रेडिशनल यूटा अरे यूज होते थे, उनकी सुइयां रिजिड सिलिकॉन की होती थीं, जिससे ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचता था। लेकिन N1 इम्प्लांट में फ्लेक्सिबल पॉलीमर थ्रेड्स का यूज हुआ है। ये इतने पतले हैं, लगभग 4 से 6 माइक्रोमीटर्स, यानी इंसानी बाल के 10वें हिस्से जितने। ये ब्रेन के साथ नेचुरली मूव करते हैं, जिससे टिश्यू डिसरप्शन या स्कारिंग का खतरा काफी कम हो जाता है। खैर, अब जब ये थ्रेड्स इतने पतले और नाजुक हैं, तो इन्हें इंसानी हाथों इम्प्लांट नहीं कर सकते। यहीं जरूरत पड़ती है R1 सर्जिकल रोबोट की। ये सिस्टम पहले एडवांस्ड इमेजिंग से ब्रेन के ब्लड वेसल्स को मैप करता है। फिर ये रोबोट बिल्कुल एक सिलाई मशीन की तरह वेसल्स को बचाते हुए 1024 इलेक्ट्रोड्स वाले 64 थ्रेड्स को मोटर कॉर्टेक्स में इंसर्ट करता है। और स्पीड जानते हैं? एक थ्रेड के लिए सिर्फ 1.5 सेकेंड्स। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आउटकम्स ऑफ द न्यूरोनॉट्स। हार्डवेयर तो कमाल का है, लेकिन क्या ये सच में रियल वर्ल्ड में लोगों के काम आ रहा है? आइए प्राइम स्टडी के नतीजे देखते हैं। इन पहले पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानना वाकई रोमांचक है, जिन्हें हम न्यूरोनॉट्स कह रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपने पहले ही हफ्ते में 10 बिट्स पर सेकंड से ज्यादा का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर रेट हासिल कर लिया था। नोलन आर्बा, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से पीड़ित हैं, उन्होंने सिर्फ सोचकर सिविलाइजेशन 6 गेम खेला और 72 घंटे की कंटिन्यूअस लाइव स्ट्रीमिंग की। दूसरे पार्टिसिपेंट एलेक्स ने थॉट के जरिए CAT मॉडलिंग की और रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया। और ALS से पीड़ित ब्रैड स्मिथ को तो AI सिंथेसाइज्ड फॉर्म में उनकी आवाज ही वापस मिल गई। हालांकि सब कुछ शुरू से परफेक्ट नहीं था। पहले ट्रायल के दौरान कुछ थ्रेड्स अपनी जगह से हटने लगे थे, जिससे सिग्नल्स वीक हो गए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंजीनियर्स ने किसी नई सर्जरी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बस अपने डीकोडिंग एल्गोरिदम्स को और सेंसिटिव बना दिया, ताकि बचे हुए इलेक्ट्रोड्स के कमजोर सिग्नल्स को भी ठीक से कैच किया जा सके, और कर्सर की स्पीड वापस आ गई। ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर एडवांटेज था। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, बियॉन्ड टेलीपैथी, साइट एंड स्पीच। प्राइम स्टडी सिर्फ मोटर इंटेंट यानी सोचकर मूवमेंट करने पर फोकस करती है, लेकिन बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है। न्यूरोनिंग की 2 नई प्रोजेक्ट्स को हाल ही में FDA ने ब्रेक थ्रू डिवाइस का स्टेटस दिया है। ये 2 प्रोजेक्ट्स सेंसरी रेस्टोरेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा कदम है। पहला है ब्लाइंड साइड। ये आंखों के रास्ते की जरूरत को ही खत्म कर देता है। एक एक्सटर्नल कैमरा से विजुअल डेटा वायरलेसली सीधे विजुअल कॉर्टेक्स में भेजा जाता है, ताकि फॉस्फीन्स यानी रोशनी की झलक बनाई जा सके। शुरुआत में ये 8 बिट रेजोल्यूशन जैसा होगा, पर आगे चलकर ये नेचुरल विजन को भी पीछे छोड़ सकता है। और दूसरा है स्पीच रेस्टोरेशन।
जो थका देने वाले आई ट्रैकिंग सिस्टम्स की जगह चेहरे और मुंह के मोटर सिग्नल्स को सीधे टेक्स्ट या आवाज में बदल देता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, कंपेटिटर्स, एथिक्स और प्राइवेसी। इस तेजी से बढ़ते न्यूरोटेक्नोलॉजी मार्केट का पूरा सच तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम इसके एथिकल और रेगुलेटरी पहलुओं को न देखें। ये मार्केट लगातार बड़ा हो रहा है और सबके अपने तरीके हैं, जैसे सिंक्रोन का स्टेंट रोड जो बिना बड़ी सर्जरी के ब्लड वेसल के जरिए लगाया जाता है, पर इसमें सिर्फ 16 इलेक्ट्रोड्स हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूरालिंक और पैराड्रोमिक्स जैसे ऑप्शंस हैं जो इन्वेजिव सर्जरी तो मांगते हैं पर 1000 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोड्स के साथ बहुत हाई बैंडविड्थ देते हैं। ब्लैक रॉक का यूटा रे भी है जो मैनुअल इम्प्लांटेशन पर निर्भर है। यहाँ ट्रेड ऑफ बिल्कुल साफ है, सेफ्टी वर्सेस बैंडविड्थ। रेगुलेटरी साइड की बात करें तो पशु परीक्षण पर काफ़ी चर्चा हुई है। N1 के डेवलपमेंट के दौरान 2018 से 2022 के बीच लगभग 1500 एनिमल्स की टेस्टिंग के दौरान मौत हुई। ऐसे आरोप भी लगे कि एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल था जिस वजह से सर्जरीज में जल्दबाजी हुई। हालांकि इंटरनल कमिटीज़ ने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की बात कही, पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की आलोचनाएं भी आईं। बाद में 2023 के आखिर तक USDA ने कंपनी को किसी भी बड़े नियम उल्लंघन से क्लियर कर दिया। इन सबके साथ एक और बड़ा सवाल डेटा प्राइवेसी का आता है। हम यहाँ किसी आम डेटा की नहीं बल्कि ब्रेन वेव्स की बात कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल डेटा का सबसे पर्सनल हिस्सा है। 2024 में कोलोराडो और कैलिफोर्निया के नए कानून बन चुके हैं जहां इन ब्रेन वेव्स को बेहद सेंसिटिव माना गया है ताकि किसी भी तरह के डेटा मिसयूज या अनऑथराइज्ड माइंड रीडिंग को रोका जा सके। कानूनी ढांचा अब इस स्पीड से अपग्रेड हो रहा है। और यहाँ से निकल कर आता है सबसे बड़ा एथिकल सवाल। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करती बल्कि न्यूरॉन्स को स्टिम्युलेट भी कर सकती है, यानी दोनों तरफ से काम करती है, उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे तय किया जाएगा, जबकि हमें ह्यूमन आइडेंटिटी पर इसके लॉन्ग टर्म असर का पूरा अंदाजा ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल टॉपिक है। खैर, छठे और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, स्केलिंग टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन। 2026 में कंपनी का फोकस एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड स्टार्टअप से निकलकर एक स्टैंडर्ड हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरर बनने पर है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्जिकल स्केलिंग का टारगेट बहुत सीधा है। एक नए ड्यूरा पियर्सिंग रोबोटिक अप्रोच पर काम चल रहा है। इरादा ये है कि इस सर्जरी को आंखों की लैसिक सर्जरी जितना आसान और तेज बना दिया जाए। एक ऐसी आउटपेशेंट प्रोसीजर जिसमें हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत ही ना पड़े और तुरंत छुट्टी मिल जाए। एक बार इस पूरे टाइमलाइन को देखना बनता है। 2016 में 8 फाउंडर्स की एक ड्रीम टीम ने इसे शुरू किया था। 2020 आते आते पेजर नाम के बंदर ने इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया। 2024 में नोलन को पहला ह्यूमन इम्प्लांट मिला। 2025 में $650 मिलियन की फंडिंग और 9 बिलियन का वैल्यूएशन हासिल हुआ। और अब 2026 में मास प्रोडक्शन और एक और भी पावरफुल 3x इम्प्लांट का टारगेट है। बस 10 साल के अंदर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाजवाब है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां बायोलॉजी और डिजिटल दुनिया का फर्क धुंधला पड़ रहा है। जैसे जैसे ये 3x कैपेबिलिटी वाले इम्प्लांट्स आएंगे, हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या ये हाई बैंडविड्थ न्यूरल लेसेस आगे चलकर हमारी इंसानी आज़ादी और पहचान की बाउंड्स को ही पूरी तरह से बदल देंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन का ये मिलन आगे क्या रूप लेगा, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।